बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, कारण ये नहीं कि आज मेरा बहुत नाम लिया जा रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ। मैं आज इसके लिए खुश हूँ कि एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हाइरिच 110% वापस आ रहा है। 100% नहीं, 110% वापस आ रहा है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। कल रात भर मेरा मंथन चलता रहा इस बात को लेकर कि जब से डिसीजन जो आया है हमारा और उसके बाद में जो ऑर्डर आया है और ऑर्डर के बाद में जो भी ये हमारा जो इंट्रोस्पेक्शंस चल रहे हैं, मंथन चल रहा है, तो उसके लिए मैंने वो सारा कुछ किया है, सारा स्टडी कर चुका हूँ एंड आई एम वेरी ग्लेड टुडे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर मोहम्मद हसन का। वे खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में बहुत जो कमाल का काम किया है उन्होंने और बहुत नाम रखते हैं, अपना शोहरत उनको ऑलरेडी हासिल है और एक ग्रेट लीडर के रूप में पूरे एमपी में वो पहचाने जाते हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर जो है डॉक्टर मोहम्मद हसन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से मेरा स्वागत किया और मेरे बारे में जो बातें कहीं। देखिए, ये सब माता रानी की कृपा है, उनकी कृपा होती है तो सब चीज़ें अच्छी होती है। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो मीटिंग में बात कर रहे थे, जैसे आज बात कर रहा हूँ, वैसे उस समय भी बात कर रहा था। अब वो कब रिकॉर्डिंग हुई, कब वो वीडियो जो है वायरल हुआ, ऑडियो जो था मेरा वायरल हुआ, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर हाँ, हम अगर किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, सबसे पहले मैं माता रानी का शुक्रिया अदा करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ उनका। और बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ कि हे आदिशक्ति माँ, हम सभी हाई रिचन जो बच्चे हैं आपके, हम सभी के ऊपर आपकी कृपा बनाए रखें क्योंकि एक बहुत खास उद्देश्य को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हे माता रानी, हम जो भी गलतियाँ करते हैं उसके लिए जाने-अनजाने में हमें आप क्षमा करें। हे पृथ्वी माँ, आपको हम अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, तो आप भी हमें क्षमा करें। सारे पंचतत्व, सारे महाभूत हम हाई रिचन के साथ में रहें, सारी दैविक शक्तियाँ जितनी डिवाइन है, वो भी हम सबकी रक्षा करें और इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाएँ। तो संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और श्रेया मैडम को चरण वंदन है, बारंबार प्रणाम है। और आज सबसे पहले मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा कि मैं चाहकर भी कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाता हूँ, पर मैं आज लूँगा क्योंकि आज बहुत खुश हूँ मैं। मेरी खुशी का कारण भी बताऊँगा, आज 2-4 मिनट, 5 मिनट ऊपर चले भी जाएँगे तो कोई बात नहीं, बात ही इतने हर्ष की है। तो सबसे पहले तो मैं आरपी भास्कर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये ग्रेट लीडर है, जो कि हमेशा पैनल पर मौजूद रहते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पैनल पर आएँ और जो भी उनका नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के साथ में शेयर करें। तो ऐसे हमारे ग्रेट आरपी भास्कर साहब का भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अरविंद चतुर्वेदी साहब का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय से ये हमारे गुरुकुल की एक रौनक बनी हुई है, एक शान बनी हुई है ना? तो इन्होंने अपने वाणी के माध्यम से बहुत सुशोभित किया है साहब। हमारा जो गुरुकुल है उसका बहुत नाम रोशन होगा और हम बहुत आगे जाएँगे। तो अरविंद चतुर्वेदी साहब, मैं भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा मौजूद रहते हैं पैनल पर और आपके एक्सपीरियंस है, जो पत्रकारिता का आपका अनुभव है और जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप हाइरिच के साथ में इन्क्लोज़ करके जो बताते हैं आपकी शेरो-शायरी और आपके गायन के माध्यम से, तो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी गीता चंचला मैडम, ये भी एक ऐसी मात्र शक्ति है कि जो अपनी वाणी से हमेशा हम सबको बहुत आनंदित और प्रफुल्लित करती है। तो मैडम के उज्जवल एक बहुत ही उनका अच्छा एक फ्यूचर रहे, तो उसकी उसकी भी मैं कामना करता हूँ और वो बहुत आगे जाएँगे मैडम। तो आप थैंक यू वेरी मच मैडम, गीता चंचला मैडम। ऐसे ही हमारे मनोज कुमार साहब, ऐसे ही हमारी अनीता साहा मैडम, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, एसके गायन साहब, वरुण दत्ता साहब, डीके सिन्हा साहब। मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा आप हमेशा पैनल पर मौजूद रहते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स 57 बने हुए हैं। इनमें सारे को-होस्ट्स हैं, सारे जो हमारे गुरुजन हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं अभी कुछ ही नाम ले पाया हूँ, लेकिन मैं बार-बार देख रहा था कि ये लोग जो हैं, ये हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ऐसे मैं जिन लोगों का नाम ले पाया, उनको भी बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का नाम नहीं भी अभी ले पाया हूँ, उन लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि उनकी जो सक्रियता है, जिस प्रकार से वो यहाँ पर पैनल पर आते हैं, तो मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज सबसे पहले तो मैं वो बातें आपको करूँगा कि 28 तारीख को जो हमारा मोस्ट अवेटेड जो रिज़ल्ट था सेशन कोर्ट का, जो केस चल रहा था हमारा, वो आया और 31 तारीख को ऑर्डर आया।
इस बीच में 3 दिन बहुत कुछ हुआ। कल रात की बात से मैं करता हूँ। कल रात का जो मीटिंग रहा, वो बहुत इट इज़ एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक मीटिंग। मैं नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मेरा एक पारिवारिक फंक्शन में मैं था, मेरे भतीजे की शादी थी। कज़िन भाई है मेरा, उनके बेटे की शादी थी, तो मुझे जाना ज़रूरी था। पिताजी का स्वास्थ्य आप लोगों को पता ही है कि ठीक नहीं रहता है, तो मुझे जाना पड़ा। सारे वो जो उत्तरदायित्व उनके थे, मुझे निभाने पड़े। मैं इसके लिए बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहा था। लेकिन देन आफ्टर देखिए टीम क्या होती है, अर्निंग ईगल इंडिया जो है, ये आज बरगद का रूप ले चुका है। मुझे जब मेरे पिताजी एडमिट भी थे, तब हमारे कुलदीप सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे मिराजुद्दीन साहब, ये जितने भी लीडर्स थे, इन सब ने मेरे को फ़ोन कर कर के बार-बार पूछा कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? कुछ हेल्प करना है क्या आपकी? हर प्रकार से ये टीम मेरे साथ खड़ी रही। सिर्फ हाई रिच का संबंध नहीं था, लेकिन उस समय जब मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो तो इस अर्निंग ईगल इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया। ये हाई रिचियंस जो थे, ट्रू हाई रिचियंस, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अभी अगर मैं कल की बात करूँ तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। मुझे बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहा था। मैंने कुलदीप सर को बहुत ही दुःख के साथ में ये मैसेज किया कि सर मुझे तो फंक्शन अटेंड करना ही पड़ेगा। मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे सारा वृत्तांत बताया कि क्या-क्या कौन लीडर्स आए, किन्होंने क्या बात करी। देखिए ये और कहीं नहीं होता। जैसे मुझे स्कूल की याद आ गई कि हम जब कभी स्कूल नहीं जाते थे तो अगले दिन हमारा बेस्ट फ्रेंड से हम सारा पूछते थे कि कल कल क्लास में क्या हुआ? उसी प्रकार से यहाँ पर एक-एक चीज़ का गाइडेंस मिलता है, एक-एक। कल कौन साहिबान सबसे पहले आए, विश्वजीत सर आए, उन्होंने क्या बोला, देन आफ्टर राम लखन पटेल सर आए और वो पूरा का पूरा वृत्तांत कल हमने रात में जो था कुलदीप सर और हम सब लोग कॉन्फ्रेंस में थे, विश्वजीत सर, राम लखन सर, उन्होंने मुझे सारा का सारा ये वर्णन किया। तो देखिए यहाँ पर ये होता है स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हमको हर दिन अपडेट रहना है। ऐसा नहीं कि 28 तारीख का जो था बस उस दिन खुश हो गए, 31 को खुश हो गए। चलिए मैं अब आपको मेन जो बातें हैं जिसके लिए कि मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उस विषय में मैं क्यों इतना खुश हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए, अभी मैं 2-3 जो ग्रेट लीडर्स हैं, उसमें हमारे कुलदीप सर तो हैं ही, क्योंकि कुलदीप सर के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी के पास नहीं होती है। ऑल ओवर इंडिया में ये जो नेशनल पैनल है आज जो हमारा चल रहा है 6:55 वाला, 8:30 वाला और रात के 9 बजे वाला, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, ये ऑथेंटिक होती है। आप पहले तो ये बात समझें और कुलदीप सर के पास वो हर इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसका जो डिलीवरी होगी, वो यहीं से इसी प्लेटफ़ॉर्म से होगी, ये आप समझिए। तो केरला, कोच्चि में एक ऑफिस है। उसमें अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, 30 लोगों की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर मनोज वी जॉर्ज, ये आप सुनना एक-एक वर्ड को ध्यान से सुनना जो मैंने बहुत ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। मनोज वी जॉर्ज ये बर्ड्स एक्ट के जो नियम है वो इन्होंने बनाए साहब। जो बर्ड्स एक्ट 2019 का है, उसके नियम इन्होंने बनाए मनोज सर ने, मनोज वी जॉर्ज इनका पूरा नाम है और इनका ऑफिस जो है, वो न्यूटन लॉ के नाम से कोच्चि में स्थित है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मनोज जी जो हैं, वो हमारा केस लड़ेंगे आगे का, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स तो कुलदीप सर ने रख दी थी। मैं उसको भी थोड़ा-सा ब्रीफ करते जाऊँगा आपको, लेकिन आप ये समझिए कि अब आगे क्या होगा? आगे का मैं क्यों कह रहा हूँ कि 110% हाई रिच आएगा। तो मनोज जी हमारा केस लड़ेंगे, उनकी मदद करने के लिए हमारे जो हाई कोर्ट के जज थे, राजेश सर और जो वासवान सर है, वो इनकी मदद करेंगे। 75 एडवोकेट्स की टीम जो है वो हाईरिच को आगे लेके आएगी 75 एडवोकेट्स समझ रहे हैं आप 75 एडवोकेट्स मनोज सर ने कहा कि आप बिल्कुल डरिए नहीं डरना तो मना है डरना मना है उन्होंने कहा और जिसने खुद ने बर्ड्स अधिनियम में इतना कंट्रीब्यूशन किया हो जिसने खुद ने नियम बनाए हो वो कह रहा है कि आप बर्ड्स एक्ट में नहीं आते हैं टीम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में वहां से आई जो 30 लोगों की टीम वहां गई थी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आई है और हाईरिच के अगेंस्ट में जो भी लोग अब बोलेंगे ना उनके अगेंस्ट में एक्शन होगा ये जितने यूट्यूबर्स उछल रहे हैं अभी हमारे हमारी जो नेक नियत वाली जो कंपनी थी हमारी ईमानदार कंपनी को जो इन्होंने गालियां दी है अब्यूज किया है उसके खिलाफत में बोले हमारे सेरेना मैडम के खिलाफत में तक ये लोग बोले हैं तो ये कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे ये मनोज सर ने क्लियर बोला है एकदम क्लियर मैं आज बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी के साथ खुले पैनल पर ये नेशनल पैनल पर ये बात कर रहा हूं मैं कि जो लोग हाई रिच के अगेंस्ट में बोलेंगे वो जेल जाएंगे साहब बिल्कुल तैयार रहे वो लोग मैं बिल्कुल आज अब मैं कुछ भी सहन नहीं करना है हमको जो गलत है उसको गलत बोलना है तो जो श्रेणा मैडम है उनके अगेंस्ट में भी ये लोग बोल रहे थे लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता रहा हूँ कि हाई रिच 110% वापस आएगा एज पर मनोज वी जॉर्ज सर जिन्होंने बर्ड्स अधिनियम के खुद ने नियम बनाए
वो कह रहे हैं कि आपका हाई रिच बर्ड्स एक्ट में नहीं आता है। कुछ कुलदीप सर की बातों को भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपडेशन रखना ही ठीक रहेगा। हाई रिच बर्ड्स एक्ट में आता ही नहीं। हमारे कुलदीप सर ने भी कुछ दिन पहले बताया हमें कि रिडीम कूपन हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। अब रिडीम कूपन को हम कुछ समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। और जो कुर्की का जो आदेश जो हमारे लिए आया था, हमारे खिलाफ में आया था, उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो कोई कुर्की नहीं होगी किसी प्रकार की। और यूट्यूबर्स जो बहुत चर्चित केस रहा, 14359 में पहले भी आपको बताया, 359 हमारा नहीं है, हमारा 358 है, पर 359 उनका था। तो उसके अंतर्गत कुछ गलत कंसेप्शंस थे, कुछ विचार थे जो ये लोग फैला रहे थे। तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जैसे कि मुनव्वर सर ने बताया था, और बाद में फिर हमारे कुलदीप सर ने उसको और ब्रीफ किया कि हम लोगों ने एक याचिका दायर करी थी। जैसे ये हमारे अगेंस्ट में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से ये कंटेस्टेड जो है वो अलाउड किए गए थे। वो मैं सब सब सारा बता चुका हूँ उसके पहले भी, अपने जो मेरा जो ऑडियो है उसके अंदर। तो लेकिन जो 439 वाला जो केस था, इस पर एक माइनर सा हम एक मान लेते हैं कि अगर उनके तरफ चला भी गया, लेकिन उस पर भी हमको स्टे मिल गया। और प्लस पॉइंट ये है सर कि हाई कोर्ट से हमारे हमारे पक्ष में 2 बार फैसला आया, 2 बार। हम सबको पता है कि कब आया और क्या आया। तो अब ये फैसला हाईरिच के पक्ष में पूरी तरीके से आ चुका है, आप ये माने। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। क्रिकेट में कल, अगर जिन्होंने भी मैच देखा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच अभी जो 2020 के मैचेस चल रहे हैं, इसमें अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेले। और उन्होंने बहुत कम गेंदों में, मेरे ख्याल से 37 गेंद में तो 100 मार दिए और 135 रन बनाए। हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से देखा। ये पता है क्यों हो पाया? क्योंकि हम लोग इंडिया में खेल रहे थे। हमको अपने पिचेस के बारे में सब पता है कि कौन सी गेंद कैसी आएगी और क्या आएगी। 150, 150, 155 की स्पीड से भी जो गेंद आ रही थी, उसको भी वो लोग छक्का मार रहे थे। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमारे केसेस थे उसको क्रिकेट से रिलेट करके बताता हूँ। एग्जाम्पल दूंगा, जल्दी समझ में आएगा। जब हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए, हमारी इंडियन टीम खेलने जाती है बाहर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तो यहाँ की पिचेस बहुत अलग रहती है, हमको समझने में टाइम लगता है। तो वहां पर हो सकता है कि हम लोग नहीं जीत पाए, पर हारे भी नहीं। आप ये मान के चले, तो वहां हमने ड्रॉ खेला। अगर कोई टेस्ट मैच हमने वहां पर ड्रॉ खेला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब जब इंडिया में खेलने की बात आती है, तो वो लोग डरते हैं, अरे बाप रे, तो स्पिनर्स के ट्रैक है यहाँ पे, तो हम लोग तो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर हम लोग जीतते हैं, क्योंकि हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त है। अब आप इसको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेट करके देख लो। अब अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा हाई कोर्ट। यहाँ हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो आप सोचिए कि हमारी पिच पे हमारी बल्लेबाजी कैसे होगी। बस, समझदारों को इशारा काफी है, तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसमें जो सबसे मेन पॉइंट जो मनोज सर ने रखा है, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो लोग केस करना चाहते हैं, वो लोग खुलकर केस करें, उन्होंने बोला। जिनको केस करना है करो। 35 लोग थे, 42 लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। और नेगेटिविटी जो है यूट्यूबर्स तो फैला ही रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि सर आप केस करिए, आप केस करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। यही तो उनका उद्देश्य है, यही तो वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा मूर्ख हाइरिचियंस केस करेंगे, उतना केस लंबा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते, जो मनोज सर ने बोला, जो लोग केस करेंगे उनका पैसा अलग करके हाईरिच वापस एग्जिस्टेंस में आएगा। मालूम पड़ा ये 42 लोग हैं, तो 42 लोगों का पैसा अलग कर दिया, और कोर्ट परमिशन दे देगा कि हाईरिच तो ठीक है, लीगल कंपनी है, कोई बर्ड्स में आता ही नहीं है, आप लोग अपना बिजनेस कीजिए। तो जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है, उनको जैसा पैसा पहले मिल रहा था, आज भी मिलेगा। तो बेचारे, वो मेरे मासूम हाइरिचियंस, जो कि इन लोगों के बातों में आ गए, अगर वो केस करेंगे तो अभी उनको पैसा नहीं मिलेगा। उनको पैसा मिलेगा बाद में। बाद में जब केस खत्म होगा, और केसेस कैसे चलते हैं हम लोगों ने देखा है सब, 13-14 महीना। तो हो सकता है कि इनका भी चले और ये लटक जाए। तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा इन लोगों को, और पूरा पैसा तो मिलना ही नहीं है, सब कट पिट के मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो कि मुझे आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। और अभी इसमें आप देखिए कि कुछ जो हाइरिचियंस भी हैं, हम लोगों में जो लीडर्स हैं, मैं तो बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ कि वो लोग भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब उन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर से अपना सर उठा रहे हैं, है ना। बरसाती मेंढक जो है, ये फिर से जमीन पर आ गए हैं और अपनी अपना जो है काम कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा आपको, बहुत मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, आप लोग अलर्ट रहें।
और जो बड़ी छतरी होती है ना, कोशिश करें कि उसके नीचे रहे, तो एक बूंद भी आपके ऊपर बारिश की नहीं आएगी। अब मैं उनके लिए भी माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्गति उनको जो है सद्बुद्धि मिले, है ना? और वो भी ये जो बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, वो नहीं करें। तो ये सारी जो बातें थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और आज आज का जो है मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, जैसे आज जो कुलदीप सर ने भी जो टैग करके डाला था एक चीज़, कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। देखिए कुलदीप सर रोज़ जब भी ये जो मीटिंग के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ में एक मैसेज टैग करके डालते हैं। फिर कह रहा हूँ, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो समय तो हमेशा एक जैसा रहता है। हम मान लेते हैं कि ये बुरा समय चल रहा है, ये अच्छा समय चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया 110% हाई रिच वापस आ रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और लास्ट में गीत भी गाऊँगा मैं। मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल मैं उसको वीडियो पे गाऊँगा ये मैं गीत जो गाने वाला हूँ क्योंकि ये रियलिटी रहेगा ये जो मैं गीत गाऊँगा। तो अपना मूल्य बनाए रखें। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ सब लोगों को आपका वर्थ है। हर हाई रिचेन का अपना वर्थ है और ये सब लोग आज जो आप डिप्रेस हो रहे हैं ना, आपसे बात करने को तरसेंगे सब लोग। एक-एक फ़ोन कॉल का आपके लिए वेट करेंगे। कई घंटों तक आपका वेट करेंगे। कभी भी अपनी कीमत स्पष्ट ना करें। आपकी क्या कीमत है आप खुद जानते नहीं हैं। मैं तो खुद नहीं जानता था कि मेरी कीमत क्या है। और कुलदीप सर ने मेरे को बोला नहीं, नहीं, नहीं आप तो इस प्रकार से करें। मेरे जो भी मेरे अपलाइनर्स थे, वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन कुलदीप सर ने हमारा साथ बनाए रखा। मेरे जो जो इमीडिएट अपलाइनर है, मिस्टर भागवत, देवेंद्र भागवत उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ट्रांसलेशन की बात आई थी, 3:15 बजे हमको ऑर्डर मिला और कुलदीप सर ने ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर इसका ट्रांसलेशन हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत टफ होता है, ये जो लॉ का जो लैंग्वेज होता है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देवेंद्र भागवत सर जो इंदौर के हमारे अपलाइनर, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा। एक और व्यक्ति है मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब, इन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी जब मैं पारिवारिक संकट कुछ मेरा चल रहा था, तो उसके अंदर ये रोज़ मुझे फ़ोन करके बोलते थे, "नहीं सर, आप प्लीज़ पैनल पे आइए, भले ही कुछ पार्ट मिले नहीं मिले, आप आते रहिए सर, प्लीज़ आते रहिए।" तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्निंग ईगल ने मुझे क्या दिया है। तो अर्निंग ईगल एक बहुत ही ज़बरदस्त संगठन है, एक बरगद के पेड़ का रूप ले चुका है और हाइरिच जो है, ये एक बहुत महान कॉन्सेप्ट है। अर्निंग ईगल इसका एक एस्पेक्ट मान लीजिए आप और अर्निंग ईगल इंडिया जो है, ये सिद्धांतों पर टिका हुआ है। यह एक निस्वार्थ संगठन है, सभी का भला करने वाला, संगठित शक्ति का प्रतीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक ही सोच रखने वाले जब कई साथी मिलकर जब संगठन बनाते हैं, तो ऐसा संगठन किसी भी विपत्तियों से टकराने का सामर्थ्य रखता है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके अकेले के ऊपर तो आप हिल जाओगे। लेकिन आपके आस-पास अगर कोई 2-3 लोग भी रहते हैं ना, तो एक आपको हिम्मत मिलती है, एक संबल मिलता है। ठीक है? तो संगठन में दक्षता, स्पष्टता और जो एडैप्टेबिलिटी होती है, हम जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुकूलशीलता, आधार होनी चाहिए। तो ये संगठन का आधार क्या हो गई? दक्षता हो गई, है ना? मास्टरिज़्म जिसको कहते हैं, स्पष्टता, एकदम क्लैरिटी कि संगठन में और यहाँ पर एक-एक चीज़ क्लियर है। कोई समझाता है इतना? बताइए ना। आ गया ऑर्डर आ गया खत्म। लेकिन यहाँ पर एक-एक चीज़ समझाई जा रही है आपको। मेरे को हमको बताया जाता है कि साहब इसको एक्सप्लेन करना है और कुलदीप सर बिल्कुल कहते हैं कि एक-एक चीज़ बताइए और 8:30 का एक ओपन कर देते हैं शेयरिंग, जिसको जो सवाल करना है करो। कल तो राम लखन पटेल सर ने क्या-क्या सर जवाब दिए हैं, मेरे हिसाब से सारे लोग संतुष्ट हो गए। तो हमारे बीच में ऐसे-ऐसे प्रोफिशिएंसी रखने वाले, मास्टरी रखने वाले लोग हैं, हमारे ही अपने भाई। हमारे राम लखन पटेल सर ने बिल्कुल वो प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ हिमसेल्फ एडवोकेट, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और पूरा हमारे ऑर्डर को समझा है और बहुत अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करी है। तो संगठन के सिद्धांत जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एक्चुअली सामान्य नियम है, रूल्स हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ सामना करते हैं और वे किसी भी संगठन के जीवन को निर्धारित करते हैं। अब देखिए जो निर्धारण होता है वो सिद्धांतों से ही होता है। तो अगर मैं जैसे बात करूँ कि रेनफोर्सिंग इंजन ऑफ सक्सेस जो है मतलब जो सफलता का जो सुदृढ़ीकरण है, सुदृढ़ जिसको अपन बोलते हैं सुदृढ़ीकरण है, तो वो 4 चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स आप देखिए कि हमारे जिनसे संबंध है, वो उसका क्वालिटी क्या है? हमने किन लोगों के साथ में रिलेशंस बनाए, तो हम ट्रू हाई रिलेशंस के साथ में हैं।
हमको फालतू लोग चाहिए ही नहीं सर, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। इस संगठन में हमको समर्पित लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए और जो नहीं है ना, तो वो कृपया हमारे साथ नहीं आए तो अच्छा है। एज़ सिंपल एज़ दैट। आप बिल्कुल आपके पास में क्वालिटी होना चाहिए कि आपको समर्पित होना चाहिए, कि जब आपको आवाज़ दी जाए, आपको अपना कर्तव्य निभाना है। तो क्वालिटी रिलेशनशिप्स की बहुत मैटर करती है संगठन के अंदर। क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, अगर आपका क्वालिटी अच्छा होगा तो आपका रिलेशनशिप का जब क्वालिटी होगा, तो उसमें थिंकिंग आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी। तो संगठन में क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चाहिए, अच्छे सोच विचार वाले लोग चाहिए और जिस प्रकार से ये होगा तो फिर वो एक्शन में आना चाहिए, एक्शन मोड में आना चाहिए, एग्ज़ीक्यूशन होना चाहिए उसका, है ना? तो क्वालिटी ऑफ एक्शंस, अब यहाँ पर सब बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्वालिटी भी हमारे पास में, लेकिन हमने एक्शन नहीं किया। अगर ये पैनल नहीं चलाया होता, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता? तो ये जो लास्ट 13-14 महीने से ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे ग्रेट कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर, हमारे राम लखन पटेल सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारे मेराजुद्दीन साहब सर और भी बाकी जो जितनी मात्र शक्तियाँ हैं, हमारे पुरुष जनमानस है, ये सब लोग साहब लगे हुए हैं। और देखिए फिर उसके बाद में जब क्वालिटी ऑफ एक्शन होता है, उसके बाद में होता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। तो जैसे-जैसे रिश्तों की गुणवत्ता बढ़ती है, सोच की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे कार्यों और परिणामों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है ना? तो उच्च गुणवत्ता और परिणाम जब हमको प्राप्त करने से रिश्तों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे सफलता का जो सुदृढ़ीकरण इंजन बन जाता है, जैसे मैंने आपको बोला रेनफोर्सिंग इंजन ऑफ सक्सेस। तो ये सक्सेस जो है सफलता का जो मूल सिद्धांत है, वो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर है। कौन-कौन सा हो गया? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग या थॉट्स और क्वालिटी ऑफ एक्शंस और क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। मैं कहता हूँ मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो थोड़ा पेन और पेंसिल आप लोग ले लें, डायरी एक ले लें और उसको लिख लिया करें कि मैं आपसे क्या बात करता हूँ। ठीक है? तो अब एक चीज़ देखिए कि संगठन कोई भी हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? 3 से 4 मिनट और लूँगा मैं। तो आज जैसे हमारा संगठन है अर्निंग ईगल इंडिया, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य भी पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संगठन का उद्देश्य जो है वो उपक्रम जो है हमारा, उसमें विभिन्न जो विभाग है, विभाग पर किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित करना होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन। हमारे अलग-अलग जो हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अलग-अलग पार्ट से जैसे हम जैसे मान के चलिए कि कल बताया गया था कि बरगद की 10 जड़ें हैं ये, जिसमें हमारे डॉक्टर हसन साहब भी हैं, जो आज के होस्ट हैं हमारे। तो हम सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है वो अकेले ही बोले जा रहा है, मुंशी साहब है तो मुंशी साहब ही बोल रहे हैं या हसन साहब है तो हसन साहब ही बोल रहे हैं, कुलदीप सर ही बोल रहे हैं। नहीं, 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 नहीं। हम सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। यहाँ कोई स्टार लीडर नहीं है, आप एक बात ध्यान रखिए। छोटे से छोटे लीडर का भी उसको ऐसा लगता है कि वो है छोटा, पर वो छोटा है नहीं। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँगा ऊपर तक। तो साहब अब आपकी बातें सुनी जाएँगी और पहुँचाई जाएँगी। तो वन टू वन कम्युनिकेशन होने वाला है आगे जाकर। सारे रूल्स रेगुलेशन सब बदलने वाले हैं। अभी कोई नहीं चलने वाला है कि साहब हमको कोई पहचानता नहीं है। आपको अपने अपलाइनर का तक नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक पासवर्ड है जय हायरिच। अगर आपने जय हायरिच बोला है तो आपकी सुनवाई होगी। ऐसा संगठन बनने वाला है ये एकदम तगड़ा। सारे रूल्स रेगुलेशंस सारे आपको सब क्लियर रहेंगे। एक-एक चीज़ आपके बीच में आएगी पर ज़रूर ये पैनल पर आना। अगर आप ज़ूम पर गुरुकुल में नहीं आएँगे, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप आएँ, एक अर्निंग ईगल इंडिया का हिस्सा बनें, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक विशिष्टीकरण का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइज़ेशन। तो इसमें व्यक्ति की इच्छा एवं क्षमता के अनुसार ही उसको कार्य सौंपा जाता है, जिसको करने में वह सक्षम है। अब जिस हम यहाँ पर भी अर्निंग ईगल में आपको वही काम दिया जाएगा, जो आप करने में सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम उठा के आपको दे देंगे। आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि आपकी भी इच्छा शक्ति है कि नहीं। आपको यहाँ पर आए तो आप किसी के कहने से आ गए, बस ऐसे ही आ गए, अपडेशन लेने आ गए कि साहब अब तो मिल गया अपडेशन क्या। आज अगर को जो लोग नहीं आते हैं, 81 मेंबर्स बने हुए हैं, तो आपको इतना अपडेशन मिलता जो आज मैंने बताया। आज मनोज सर ने जो बोला है कि आप तो बर्ड सेक्टर में ही नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा अपडेशन आपको मिलता है आज? नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको क्या है कि पैनल पे तो आना पड़ेगा। तो तो वो उस कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। मैं मतलब देखिए कि जिसको जो काम आता है, जिसकी जो इच्छा शक्ति है, संगठन उसको वही काम देगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कल 8:30 बजे के पेमेंट पे जो कंडक्ट किया हमारे राम लखन पटेल सर ने किया। अब वो एडवोकेट थे, उनकी एडवोकेसी अभी कभी कहीं पर भी काम नहीं आ रही थी, आप देखिए। लेकिन जैसे ये विरोधी विरोधी लोग सक्रिय हुए और ये केस हमारे ऊपर दायर हुआ और हम जब ये हमको जो फँसाया गया,
मैं साफ कह रहा हूँ, हमको फंसाया गया। अरे सर, हम बर्ड्स में ही नहीं आ रहे हैं, तो हमारा हम ये 13 महीने का जो एक इतना बड़ा एक जो समय जो निकाला गया हम लोगों के लिए, आप देखिए फँसाकर वो सिर्फ टाइम निकाला उन्होंने। तो कल राम लखन पटेल सर ने कितना सुंदर एक्सप्लेन किया, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया। हर क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया। एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ था कि जो लोग हाई रिच के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? साहब उन पर मानहानि का दावा किया। अरे सब जेल जाएँगे साहब। हमारे मनोज सर ने बोल दिया है। अब सोच समझ के तोल-मोल के एक-एक शब्द बोलना है हाई-रिच के खिलाफ में। जो खिलाफत करेगा वो अंदर जाने की तैयारी रखे है। क्योंकि अब 1 करोड़ 80 लाख लोग जग चुके हैं। हम हाई रिचेंस जब मौका पड़ेगा, हम अपने प्रतापन सरोज श्रीराम मैडम के साथ में खड़े रहेंगे। साउथ इंडिया नहीं, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। हम लोग खड़े रहेंगे, यहाँ से टिकट करा के जाएँगे, पैसा नहीं है तो उधार लेंगे, कर्जा करेंगे, लेकिन किसी भी संगठन के उद्देश्यों में ये शामिल है कि कंपनी के मिशन को पूरा करना। हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। इसके बिल्कुल अगुवाई हमारे कुलदीप सर ने करी है, नाग सर ने करी है, लेकिन ये हम मिशन पर है। वी हम सब ने कफन बाँधा हुआ है और हम लोग मिशन पर है। किसी कंपनी का मिशन बताता है कि वह क्यों मौजूद है और उसका लक्ष्य क्या है। यहाँ पर हमारा मिशन क्या है, इसीलिए हम लोग अर्निंग ईगल इंडिया यहाँ पर है। तो हमारा एक लक्ष्य है, हम लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। जबकि उसके संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है, वो ये बताते हैं कि इसको कैसे पूरा करना है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, है ना? वो ये बताते हैं कि अब इसको कैसा करना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इसको हम विकसित करेंगे। पॉलिसीज़ बनेगी, हम ही लोगों के सब आइडियाज़ लिए जाएँगे, ओपिनियंस लिए जाएँगे, व्यूज़ लिए जाएँगे। आप लोगों से पूछेंगे, क्या चाहिए सर आपको? कैसी चाहिए आपको आपकी कंपनी? और सबका सम्मान आदर किया जाएगा। है ना? किसी संगठन के उद्देश्य जो है उसमें उसकी जो नीतियाँ जो रहती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एक अच्छे संगठन को आकार देने में बहुत मदद मिलती है। तो ये कोशिश करी है मैंने, सारा अपडेशन रखा आपके सामने, साथ सेती सो रहे हैं, मेरे और भाई लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही एक गाना गाना था, तो पहले तो मैं वीडियो में आने का सोच रहा था कि चलो मैं वीडियो में आऊँगा। चलो मैं वीडियो में आ जाता हूँ आज क्योंकि खुश हूँ, तो आप देख लीजिए कि मैं कितना खुश हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। बैक टू होस्ट। थैंक यू हसन सर।